हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लेमैन वे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में इसको ख़त्म भी कर दिया था, है ना। सो नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग सम इंपॉर्टेंट स्कीम्स, है ना। स्कीम्स डिस्कस करते हैं अगस्त मंथ की फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारी स्कीम है दैट इज़ अबाउट समृद्ध स्कीम। तो ये सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये लॉन्च की है, तो इट इज़ बाय मीटी, है ना, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम इसका नाम देखते हैं कि समृद्ध ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप एसिलेटर्स ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, है ना। तो ये आप अगर फुल फॉर्म याद रख लोगे तो आधा आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि समझ में आ जाएगा कि क्या है ना। तो इट इज़ स्टार्टअप एसिलेटर्स ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई जो स्टार्टअप्स हैं हमारे, है ना, उनको हमको बढ़ावा देना है ना। मीटी के स्टार्टअप्स हैं, मीटी के स्टार्टअप्स किस फील्ड में होंगे, सॉफ्टवेयर फील्ड में होंगे जनरली, है ना, सॉफ्टवेयर सर्विसेज से डील करेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्टार्टअप्स बेसिकली, है ना, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं उनको हमको इन्हांस करना है ना, उनके प्रोडक्ट को इन्हांस करना है ताकि उनको बाहर से इन्वेस्टमेंट मिल पाए और वो और ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो ये इसका पूरा मकसद है। अभी आपको पता होगा इंडिया में यूनिकॉर्न वेव आया हुआ है। यूनिकॉर्न वेव क्या है? ऐसा वो कोविड-19 वाला वेव नहीं है, बेसिकली अच्छी बात है हमारे लिए कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत बढ़ रहा है ना। तो लास्ट अगर आप देखोगे एट प्रेजेंट 42 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में। तो यूनिकॉर्न होता क्या है? जिनका कुछ नहीं होता है, जो ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं ना जिनका वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन रीच कर जाता है ना। जिनका भी जो भी ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन का होता है तो वो यूनिकॉर्न क्लब में आ जाता है ना। तो ऐसे 42 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में, है ना। तो बट इंडिया अभी पहले क्या 4th नंबर पे था यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के लिस्ट में। बट अभी वो 3rd नंबर पे आ गया है यूके को रिप्लेस करके। पहले 3rd नंबर पे यूके था, अभी इंडिया आ गया है। बट स्टिल इट इज़ वे बिहाइंड देन यूएसए एंड चाइना। तो यूएसए और चाइना से अभी भी इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने हैं, है ना। बट स्टिल पॉजिटिव बात है कि भाई इंडिया में भी काफ़ी कल्चर बढ़ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, है ना। तो यही पूरा ये समृद्ध स्कीम है कि भाई जो सॉफ्टवेयर वाले स्टार्टअप्स हैं उनको हम एनहांस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं हम अबाउट ई रूपी प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ई रूपी प्लेटफॉर्म क्या है? ये बेसिकली रूपी मतलब पैसा, मतलब रूपी से रुपीज़ याद आ रहा होगा आपको, है ना। रूपी से रुपीज़, तो रुपीज़ मतलब पैसा, है ना। अब पैसा तो है और जहाँ भी ई आ जाता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक पैसा है। तो क्या मतलब है इसका, इलेक्ट्रॉनिक पैसे का क्या मतलब हो सकता है? तो देखो प्लेटफॉर्म है। अब इसमें क्या क्या करेंगे हम, इसमें मैं बता देता हूँ आपको कि देखो इसमें हम जैसे अभी गवर्नमेंट को किसी जो गवर्नमेंट के बेनिफिशियरीज होते हैं जिनको मान लो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है ना, डीबीटी, वो करना रहता है ना। तो जनरली क्या होती है, गवर्नमेंट पहले बैंक को करती है, बैंक फिर इधर जाता है, फिर बैंक क्या बोलते हैं मीडिएटर को देता है, फिर मीडिएटर इसको देता है, ठीक है। इस टाइप से साइकिल चलता है। और मान लो अगर जो जनरली जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो बहुत पुअर होते हैं, उनका बैंक अकाउंट नहीं होता है ना, तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो कि भाई पैसे कैसे दें, तो फिर उसमें और किसी पर्सन ए को दो, फिर वो अपना कमीशन खाएगा, फिर दूसरी पर्सन बी को दो, फिर जाके एंड वाले को मिलता है। और ये इंश्योर भी नहीं हो पाता है कि एंड वाले को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट अब ये बोल रही है कि हम क्या करेंगे, हम ई रूपी प्लेटफॉर्म में हम ये करेंगे कि भाई हम बेसिकली उसका जो मोबाइल है, मोबाइल तो आजकल जनरली सबके पास है ना, मोबाइल नंबर तो सबके पास होता है। तो हम क्या करेंगे, उसके फ़ोन नंबर पे जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर हम एक एसएमएस स्ट्रिंग भेजेंगे, लॉन्ग एसएमएस स्ट्रिंग। मान लो जैसे कोई भी XYZ, जैसे हम पासवर्ड सेट करते हैं ना, मान लो BHIS करके कुछ 2563 इस टाइप का, 78 इस टाइप का कोई एसएमएस स्ट्रिंग भेज दिया एक पर्टिकुलर बेनिफिशियरी के लिए, है ना। या फिर एक QR कोड भेज दिया उसके फ़ोन पे। अब वो बंदा जिसके फ़ोन में ये QR कोड और एसएमएस स्ट्रिंग आया होगा वो जाएगा एक लोकल सेंटर पे, जैसे आधार कार्ड के सेंटर्स होते हैं वैसे ही इसके भी सेंटर होंगे। वहाँ पे जाके वो ये QR कोड दिखाएगा और उसको पैसा उतना मिल जाएगा, है ना। बस इतना ही प्रोसेस है। तो इतना सिंप्लीफाई करने के लिए अब इसमें क्या, बेनिफिशियरी को बैंक अकाउंट होना भी ज़रूरी नहीं है ना, उसके पास कुछ भी नहीं हो, बस एक फ़ोन हो तो भी काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि बस एक QR कोड आना है इस पर, है ना। बस वो QR कोड दिखाएगा और उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही वो कर रहे हैं कि ई रूपी प्लेटफॉर्म क्या मकसद है इसका, टू सेंड द गवर्नमेंट्स मॉनेटरी बेनिफिट्स डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज मोबाइल फोन्स, ठीक है।
an SMS string or a QR code is delivered to the mobile phones of beneficiaries which will be redeemable at specific accepting centers without any credit debit और मोबाइल ऐप और फिर इंटरनेट बैंकिंग, बस वो SMS दिखाना है, ठीक है। किसने डेवलप किया, इंपॉर्टेंट है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और उसके साथ साथ अपनी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये सारी मिलकर इसको डेवलप किया है, ठीक है। इट इज़ एम्ड एट प्लगिंग होल्स एंड इट विल अलाउ ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ एलोकेटेड फंड्स, है ना। तो ये भी पता चल जाएगा कि भाई मान लो जैसे मातृ वंदना योजना है ना, इसके अंदर इतना पैसा दिया जाना था, है ना, तो वो इतना पैसा दिया गया है, एक्चुअली एंड बेनिफिशियरी को मिला है कि नहीं मिला उतना पैसा, कि भाई बीच में करप्शन में चला गया पैसा, है ना। तो इस टाइप से ट्रैकिंग भी बेटर हो पाएगी इस चीज़ की, है ना, और हम स्कीम की एफिशिएंसी भी पता लगा पाएंगे इससे, ठीक है। तो ये इसके मकसद हैं। आगे बढ़ते हैं और PM दक्ष की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PM दक्ष? तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, है ना। तो नाम में ही देखो क्या लिखा हुआ है, दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। तो दक्षता और कुशलता क्या होता है, कुशलता मतलब स्किल, है ना, कुशलता मतलब स्किल, दक्षता भी उसी टाइप का ही होता है, निपुणता जिसको बोलते हैं ना, ये भी स्किल टाइप का ही होता है ना, निपुणता, स्किल डेवलप करना। तो दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही मतलब बेनिफिशियरी, जिसको जिसको मिलना है ना। तो अगर मैं इसका नाम से ही मतलब निकालूं कि स्किल डेवलपमेंट से कुछ रिलेटेड है ना, मतलब स्किल इम्पार्ट करेंगे, संपन्न करेंगे, संपन्न मतलब उसको इम्पार्ट करेंगे, स्किल इम्पार्ट करेंगे किसी बेनिफिशियरी को। और जनरली कोई भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है ना, वो जनरली किसके लिए होती है, जिनको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो किन को बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस को बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, SCs STs को बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, इन सब के लिए तो स्कीम्स आती है ना। OBCs हो गए, है ना, और पिछड़े वर्ग हो गए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो गई, तो इनके लिए बेसिकली है। तो हम क्या करेंगे, नाम में ही है जो इनको हम दक्षता और कुशलता प्रोवाइड करेंगे। कैसे करोगे, तो वही देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो PM दक्ष क्या है, ये एक पोर्टल है, इसमें एक पोर्टल आएगा, PM दक्ष पोर्टल होगी, और एक PM दक्ष मोबाइल ऐप होगी, है ना, जो एम्पावर करेगी सोशली एंड एजुकेशनली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या प्रोवाइड करेगी, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेगी, है ना। और टारगेट ग्रुप्स, और उनका क्या करेगी, अपस्किलिंग करेगी, रीस्किलिंग करेंगे हम। मान लो कोई स्किल है आपके पास, है ना, उसका एक लेवल आपने किया हुआ है, तो उसका दूसरा लेवल पे आपको कराएंगे, एडवांस कोर्स कराएंगे, ताकि आपका स्किल अपस्किल हो जाए बेसिकली, है ना, रीस्किल हो जाए। अगर कोई स्किल नहीं है, या फिर आपके पास कोई पहले पुराना स्किल था, वो आप भूल चुके हो, तो उसके लिए रीस्किलिंग होगी, है ना। तो इस टाइप से कराएंगे, है ना। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। तो ये सब इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है ना, किसके लिए, एजुकेशनली, ये सारी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। जो टारगेट ग्रुप्स कौन कौन से देख लेते हैं एक बार, SCs हो गए, OBCs हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, डीनोटिफाइड ट्राइब्स हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इंक्लूडिंग वेस्ट पिकर्स एंड वुमेन। तो ये सब इसके टारगेट ऑडियंस है, जिनको हम, जो ऐसी ऑडियंस जिनके लिए हम ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं ना। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो देखो अब ये जो सेक्शंस हैं, ये सारे जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये सब ये सोशल वेलफेयर के अंदर आ गई ना चीज़, है ना। तो कौन कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्योंकि हम इसमें एम्पावर कर रहे हैं ना। तो देखो इस टाइप से पढ़ोगे ना, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, तो फिर आंसर मारने में वो कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब आप अगर इसको तुरंत रटने बैठ जाओगे, अरे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, तो ऐसे ऐसे मत पढ़ाई किया करो, ऐसे रिलेट करके किया करो कि अच्छा हमको एम्पावर करना है, किनको एम्पावर करना है, सोशली और एजुकेशनली इंपॉर्टेंट मार्जिनाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एम्पावर करना है। तो कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, नाम में ही एम्पावरमेंट आ रहा है ना, सोशल जस्टिस कर रहे हैं हम इससे, तो यही मिनिस्ट्री हो सकती है। और कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है ना। अब आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ हो सकती है। तो इसीलिए रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, है ना, और हो भी सकता है आप मार के भी आ जाओ। इसीलिए रिलेट करना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि भाई एम्पावर करना है सोशली और बैकवर्ड क्लासेस को एम्पावर करना है, तो इसके लिए सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होगी, क्योंकि एक सोशल जस्टिस काम है ना। और ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट तो ये कर रहा है, बट इसके साथ साथ इसमें एक्चुअल में कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं या कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व हैं, दैट इज नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी एक्चुअली में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और संवाद की बात करते हैं। व्हाट इज संवाद, संवाद क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वनरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस, ठीक है। अब इतना लंबा तो शायद ही याद हो पाए आपको, है ना। तो इसमें मेन वर्ड आप याद करो, दैट इज मेंटल हेल्थ, है ना। किससे डील कर रहा है ये, मेंटल हेल्थ, किसकी, बच्चों की मेंटल हेल्थ, ठीक है।
तो संवाद किससे डील कर रहा है, मेंटल हेल्थ से डील करता है, बच्चों की उनकी मेंटल हेल्थ को हमको इंप्रूव करना है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है, अब इसमें चिल्ड्रंस आ गए है ना, चाइल्ड की हम मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि हम ये चाइल्ड को डेवलप कर रहे हैं मेंटली, ठीक है। तो टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ आउटरीच फॉर चिल्ड्रन हु आर अबैंडन, कौन कौन से चिल्ड्रंस इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिसको छोड़ दिया गया है, या जिनके माता पिता नहीं रहे हैं, या फिर ऐसे चिल्ड्रन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो सकते हैं, या फिर कोई भी सर्वाइवर है ना जो ट्रैफिकिंग का शिकार हो, उसके बाद ऐसे जुवेनाइल जिन्होंने क्राइम किया हो और दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उन सबको मेंटली डेवलप करने के लिए, मेंटल हेल्थ उनका इंप्रूव करने के लिए ये संवाद स्कीम आई है ना। तो इसमें ऑब्वियसली एक ही इंस्टीट्यूशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए, दैट इज़ निम्हांस, है ना। तो वो तो इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा, है ना। कहीं भी मेंटल हेल्थ का है ना तो जनरली निम्हांस इन्वॉल्व होता ही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, है ना, इट इज़ लेड बाय दिस इंस्टीट्यूट। उसके बाद इट इज़ फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि ये मिनिस्ट्री है, पैसे तो यही देगी, है ना, पैसे कौन कौन देगा, यही देगा। तो अभी इसका सेकंड फेज़ लॉन्च होगा। अब सेकंड फेज़ में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड फेज़ में हम बेसिकली हम अब किसको टारगेट कर रहे हैं, हम बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को अब टारगेट कर रहे हैं इसमें, है ना। तो इसके लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पूरी कंट्री में, उसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली पंचायती राज के साथ काम करेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ हम काम करेंगे, ताकि इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके, है ना, ताकि जो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको हम मेंटल हेल्थ बढ़ा पाएँ, बेसिकली यही इसका मकसद है। तो याद रखना, मेंटल हेल्थ बढ़ानी है चिल्ड्रंस की, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है और निमांस इन्वॉल्व है, बस ये याद रखना। उसके बाद आगे बात करते हैं तपस पोर्टल की। व्हाट इज़ तपस पोर्टल, जस्ट अ मिनट। तपस पोर्टल क्या है, व्हाट इज़ तपस पोर्टल, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज बढ़ाएंगे, ठीक है। कैसे बढ़ा सकते हो किसी की प्रोडक्टिविटी, उसको लर्निंग करवा के, लर्निंग कैसे करवाओगे, उसको कोर्स दे के, कोर्स आजकल कोविड चल रहा है ना, तो कोविड अब कोर्स देना तो कैसे दोगे, ई लर्निंग कराओगे, है ना। तो ई लर्निंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो बेसिकली क्या है, ये एक ओपन ऑनलाइन कोर्स हम इसमें देंगे, मूक जिसको बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स देंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू हम ई स्टडी मटेरियल देंगे और लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज इंप्रूव हो पाएँ। किसकी है, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डेवलप कौन कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। तो इसमें जो कोर्सेज है ना, ये थोड़े सोशल डिफेंस वाले कोर्सेज हैं। सोशल डिफेंस से मतलब जैसे इस टाइप के कोर्सेज हैं, देखो कौन कौन से कोर्सेज हैं, 5 कोर्सेज हैं, कौन कौन से, ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन, है ना, एल्डरली केयर, है ना, ये सब कैसा है, ये सब सोशल डिफेंस वाले हैं ना। अब एल्डरली केयर सोशल जस्टिस में आ जाता है, तो इस टाइप के कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं। ये 5 कोर्सेज ही हैं इसमें, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया, ट्रांसजेंडर इशूज़, है ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल इशूज़ हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सोशल डिफेंस इशूज़, तो ये सारे इसमें कोर्सेज प्रोवाइड होंगे, है ना, ये बस आपको याद रखना है। उसके बाद अगला आर्टिकल इज़ अबाउट युक्त धरा पोर्टल, है ना। तो युक्त धरा पोर्टल किस लिए है, युक्त धरा पोर्टल, ये पहली बात तो ये भुवन पोर्टल के अंदर आता है ना, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर भुवन, तो वाइट है तो दिख भी नहीं रहा है, भुवन, भुवन युक्त धर, मतलब ये भुवन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो आप अगर न्यूज़ फॉलो करोगे तो आपको पता है भुवन पोर्टल क्या है ना, भूमि, भूमि से आया है ये भुवन पोर्टल। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी बेसिकली ये जो लैंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, इसमें हम, और जियोग्राफिक जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, उसको उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं भुवन पोर्टल के थ्रू। ये बेसिकली ईसरो इम्प्लीमेंट करता है इसको, ईसरो का ही पोर्टल है वो, है ना, ईसरो ने मतलब मदद किया इसको बनाने में, ठीक है, भुवन पोर्टल को, है ना। उससे फिर हम क्या करते हैं, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि भाई कहाँ प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है, जियोग्राफिक सर्विसेज बेसिकली, है ना, लैंड आइडेंटिफाई करना इसका काम है भुवन पोर्टल का, ठीक है, इस टाइप से। अभी इसमें युक्त धरा पोर्टल में क्या होगा, युक्त धरा पोर्टल भी इसी टाइप का ही है, जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल अंडर भुवन, है ना। बेसिकली ईसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिल के इन दोनों ने मिल के इसको बनाया है, ठीक है। पोर्टल विल हेल्प, क्या करेगा इसमें, जो मान लो हमको कोई ऐसा लैंड आइडेंटिफाई हुआ है ना, युक्त धरा पोर्टल से, जो जहाँ पे हम लेट्स से डैम बना सकते हैं, या फिर जहाँ पे रोड टूटा हुआ है रोड बना सकते हैं, या फिर कोई हाईवे बना सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो वहाँ पे नरेगा के जो एसेट्स हैं, है ना, हम उसको नए नरेगा के एसेट्स हम बना सकते हैं, पब्लिक पार्क बना सकते हैं, है ना, या फिर कोई कुछ भी ऐसे जो नरेगा के अंदर एक्टिविटीज़ आती हैं ना वो हम कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड डेटा, है ना। तो ये वहाँ से डेटा आपको युक्त धरा पोर्टल से मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सब है। इट शोज जो भुवन पोर्टल है, इट शोज ट्रू बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री एज पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें तो क्या ही पूछेगा क्वेश्चन, नॉर्मल बस ये याद रखो, युक्त धरा पोर्टल भुवन के अंदर है, भुवन क्या जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करता है, ठीक है। अगला आर्टिकल है
QSIM टूल किट के बारे में। तो QSIM इज़ बेसिकली शॉर्ट फॉर्म फॉर क्वांटम सिमुलेशन, ठीक है। क्वांटम सिमुलेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है QSIM, ठीक है, ऐसे याद करो। क्वांटम से रिलेटेड है, क्वांटम सिमुलेशन। अब सबसे पहले किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITI ने, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेसिकली? QSIM टूल किट। तो टूल किट क्या होता है? टूल किट जैसे आपने कभी टूल किट ख़रीदा है जिसमें वो पेच वगैरह रहते हैं, है ना, तो बेसिकली उसे मशीन्स खोलते हैं ना, तो टूल किट बेसिकली कोई काम आसान करती है आपका, है ना, तो आप उससे यू नो उसके साथ प्ले करते हो, है ना, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। तो क्यों रिलेट नहीं हो रहा वैसे? QSIM टूल किट क्या करेगी बेसिकली? क्वांटम सिमुलेशन टूल किट क्या करेगी? इसमें जो रिसर्चर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली क्वांटम कोडिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे नॉर्मल आप कोडिंग करते हो ना ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में, है ना, वैसे क्वांटम कंप्यूटर्स एक्चुअली अलग होते हैं, है ना। क्वांटम कंप्यूटर्स जो है होते हैं वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से अलग होते हैं। वहाँ पे C++ और जावा नहीं चलता है ना, वहाँ पे अलग कंप्यूटिंग करी जाती है। तो वो उस टाइप की कोडिंग को करने के लिए ये टूल किट है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इट विल अलाउ रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स टू राइट एंड डीबग क्वांटम कोड दैट इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग क्वांटम एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स रन करते हैं, जो भी क्वांटम कंप्यूटर होता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, तो जो क्वांटम कंप्यूटर्स जिस एल्गोरिदम पे रन करते हैं ना, कोई भी कंप्यूटर एल्गोरिदम पे रन करता है ना, बचपन में पढ़े थे ना, प्रिंट एफ करके आप कमांड देते हो जिसको हम कोड बोलते हैं। ये एक लाइन ऑफ कोड है, प्रिंट एफ माई नेम इज़ दिस, है ना, तो फिर वो कंप्यूटर प्रिंट कर देता है। तो इसके थ्रू आप एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो ऐसे ही क्वांटम कंप्यूटर में भी आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, है ना, एल्गोरिदम पे काम करेगा। तो वो एल्गोरिदम को डेवलप करने के लिए आपको कोड करना पड़ेगा, है ना, ऐसे हवा में तो नहीं होगा। तो उसी को डेवलप करने के लिए ये टूल किट है, ठीक है। ये एक पहली अपने तरह में एक पहली इंडिजेनियसली डेवलप्ड है, मतलब इंडिया ने ही बनाई है ना, दैट हेल्प्स इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर्स। अभी आगे फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स इन सब का ही है ना। ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर्स हैं, जो C++, इन सब, ये सब रिडंडेंट हो जाएगा, है ना, ऑब्सोलीट हो जाएंगे ये सब। तो अभी आगे क्वांटम कंप्यूटिंग का फ्यूचर है ना, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए ये टूल किट आई है ना। इट इज़ एन आउटकम ऑफ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स टूल किट, है ना, सिमुलेटर्स इन वर्क बेंच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो ये सब वही नॉर्मल चीज़ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं। क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू एक्वायर द स्किल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना, क्वांटम कोड करने की बेसिकली स्किल्स इसमें प्रोवाइड करेंगे, है ना, टू हेल्प स्टिमुलेट क्वांटम सर्किट्स विद एंड विदाउट नॉइज एंड टेस्ट हाउ वेल वेरियस एल्गोरिथम्स वर्क विद इम्परफेक्ट क्वांटम कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, वो उसी से ही रिलेटेड सब चीज़ें हैं। इट इज़ एग्जीक्यूटेड, ये पढ़ लेते हैं क्या नाम, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? इट इज़ एग्जीक्यूटेड एंड कोलैबोरेटेड बाय IISc बैंगलोर, IIT रुड़की एंड CTAC, है ना, तो सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, एंड सपोर्टेड बाय MITI। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन इसमें कोलैबोरेशन है, किसका? IISc बैंगलोर, IIT रुड़की, CTAC विद सपोर्ट फ्रॉम MITI, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और मंथन 2021 की बात करते हैं। तो मंथन 2021 क्या है? इट इज़ अ ऑनलाइन हैकाथॉन, ठीक है। तो ऑनलाइन हैकाथॉन क्या होता है? ऑनलाइन हैकाथॉन कुछ नहीं होता है, बेसिकली खूब सारे जो कंप्यूटर जो कोडर्स होते हैं ना, वो आके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कोड करते हैं ना, और बड़े बड़े तक बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक कोड करते रहते हैं। तो हैकाथॉन देखोगे तो आप इसको तोड़ सकते हो दो चीज़ में, हैक और मैराथन, है ना। मैराथन में क्या होता है? मैराथन में मतलब जनरली मैराथन जो होती है उसमें क्या होता है, बहुत लंबे डिस्टेंसेस रन करते हो ना, तो वैसे ही इसमें आप बहुत लंबे टाइम तक कोड करते रहते हो, है ना, दो दो तीन 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 दिन तक ऐसे कोडिंग चलती रहती है, ठीक है। तो वो होता है मैराथन। हैक मतलब आप कुछ नई चीज़ हैक कर रहे हो, नई चीज़ हैक मतलब कि कुछ नया नई प्रोग्राम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो, है ना, उसको हैक कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हैक कर रहे हो। तो उसी टाइप का ही होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, बस इतना ध्यान रखो कोडर्स आके कोड करते हैं, बस इतना सिंपल लैंग्वेज में। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ऑर्गेनाइज बाय ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन विद इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICTE, ठीक है। तो ये जो है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये मिलके अलॉन्ग विद ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इसका मकसद क्या है? कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हम काम करेंगे? जो भी नेशनल इंटरेस्ट पे जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं ना, जैसे फेक कंटेंट डिटेक्शन, कि भाई कोई कंटेंट फेक है उसको कैसे डिटेक्ट करें, साइबर क्राइम से कैसे निपटा जाए, है ना, इमेजेस और वीडियोज़ जो वायरल हो जाते हैं ऐसे कुछ गलत सलत, उनको हम कैसे पहले ही प्रिकॉशन ले सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स। तो इन सब चीज़ों पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं और नेशनल जीन बैंक की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था व्हाट आर जीन्स, है ना, एक सेक्शन ऑफ DNA होता है ना, जीन इज़ अ सेक्शन ऑफ अ DNA, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था,
है ना। तो अब इसका इन जीन्स को हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मान लो हमारी ह्यूमन रेस एक्सटेंड हो जाए, तो उसके बाद अगर कोई रीबर्थ होता है तो उनको क्या पता मिल जाए, है ना। जैसे हमको डायनासोर के फॉसिल्स मिल रहे हैं ना, तो वैसे उनको हमारे जीन्स मिल जाए तो उनको आसानी होगी हमारी गलतियाँ, उनको पता चलेगा कि भाई जो हमारी रेस थी उन्होंने कितना क्लाइमेट को ख़राब किया है और अर्थ पृथ्वी को ख़राब किया है कि वो रेस एक्सटेंड हो गई, है ना। तो उस समय आएगा, जैसे हम बोलते हैं ना डायनासोर्स एक्सटेंट इसलिए हो गए क्योंकि भाई अर्थ में रिवैम्प हुआ था। ऐसे कुछ कुछ कहानियाँ बनती हैं, हमारे लिए भी कहानियाँ बनेंगी वैसे फिर, क्योंकि हम एफर्ट्स तो ले नहीं रहे हैं उसको सही करने के। एनीवेज, नेशनल जीन बैंक के बारे में बात करते हैं। इट इज़ इस्टेब्लिश इन 1996, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1996 में, टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना, ताकि जो प्लांट्स के जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व कर पाए, है ना। तो प्लांट्स के जीन्स को बेसिकली स्टोर करके इसमें रखा जाता है। अब कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी इसकी कितनी है, कैपेसिटी टू प्रिजर्व अबाउट 1 मिलियन जर्मोप्लाज्म, है ना, इन फॉर्म ऑफ सीड्स। तो सीड्स के फॉर्म में 1 मिलियन जर्मोप्लाज्म जो है, जर्मोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, लिविंग टिश्यूज होते हैं ना। तो जो भी नए प्लांट्स होते हैं उनके जो लिविंग टिश्यूज होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम जर्मोप्लाज्म, ठीक है, जर्मोप्लाज्म, ठीक है। तो 1 मिलियन जर्मोप्लाज्म को हम सीड्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे, है ना, जिनको बाद में ग्रो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो नेशनल जीन बैंक है, 4 काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, 4 टाइप के आप ऐसे मान लो रूम्स हैं 4 टाइप के। एक है सीड जीन बैंक जहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है। एक है क्रायोजन जीन बैंक जहाँ पे -170 डिग्री सेल्सियस से 196 -196 तक रहता है। फिर एक है इन वाइट्रो जीन बैंक जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। और एक है फील्ड जीन बैंक टू केटर टू लॉन्ग टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म कंजर्वेशन, है ना। तो ये जो जितने भी बहुत ही ठंडे है ना, जैसे ये क्रायोजीन बैंक है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्शन देंगे। आप ये इसको आप नॉर्मल भी रिलेट कर सकते हो, जैसे आप सब्जियां खरीद के लाते हो तो फ्रिज में रख लेते हो अगर सब्जियां, तो ज़्यादा दिन तक चलती हैं, है ना। वैसे ही इन जीन्स को भी ऐसे स्टोर किया जा रहा है ना। समझ में आ गया, ये क्या आ गया। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, क्या है ये। अच्छा, ये हम सलवार की इसमें अब हम नेशनल जीन बैंक की बात कर रहे थे, तो इसमें अभी एक और ग्लोबली एक यूनिट है जहाँ पे ये स्टोर हो रहे हैं, दैट इज़ सलवार ग्लोबल सीड वॉल्ट इन नॉर्वे, है ना। इट हाउसेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड्स, यहाँ पे लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड्स है। तो आई गेस ये जो पीछे अपना वो था ना, वो भी इसीलिए था। दिस इज़ बेसिकली द लोकेशन, ये सलवार की लोकेशन है, एकदम आर्टिक सर्कल के पास है। इधर ये आर्टिक सर्कल है ना अपना, यहाँ पे है सलवार, ये है सलवार, नॉर्वे के एकदम नॉर्थ में, ठीक है, बहुत ठंडा रहता है। तो लोकेशन में मार्क कर ली, ठीक है। इंडिया में कहाँ है, इंडिया का जो सीड वॉल्ट है वो चांगला में है, दैट इज़ इन लद्दाख। तो आपका होमवर्क ये है कि आप जाके जो चांगला है उसकी लोकेशन मार्क करोगे, ठीक है। चांगला की लोकेशन मार्क करोगे घर जाके, क्या, घर पे तो बैठे ही हो मतलब देख के इस लेक्चर के बाद चांगला जो है उसकी लोकेशन आपको मार्क करनी है, ठीक है। और उसके बाद एक नेशनल एनिमल जीन बैंक है, ये कहाँ है, ये हरियाणा में है ना। तो करनाल हरियाणा में बेसिकली ये नेशनल एनिमल जीन बैंक है ना, established at the National Bureau of Animal Genetic Resources and it has the objective of conserving the livestock biodiversity। तो इसमें बेसिकली एनिमल्स के जीन्स हम प्रिजर्व करते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्लांट्स के कर रहे हैं ना, सलवार्ड और जो अभी बनाए पीछे, क्या नाम था, जस्ट अ मिनट, हाँ, नेशनल जीन बैंक जो ये कर रहा था, है ना, उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एनिमल्स के जीन्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट मिशन की बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, ठीक है। तो ये पाम ऑयल बेसिकली, ये जो एडिबल ऑयल है, ये इसमें इसका मकसद ये है कि हम जो पाम ऑयल है, जो पाम ऑयल इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है बाहर से, उसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हटाने के लिए, है ना। तो ये जो पाम ऑयल होता है ना, उसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हटाने के लिए ये मिशन है ना। अब हम थोड़ी इसमें डिटेल में बात करते हैं कि ये मिशन क्या करेगा, ठीक है। अब इस मिशन में क्या है, इट एम्स टू इंसेंटिवाइज द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो हम इंडिया में ही जो है पाम ऑयल को ग्रो करेंगे, है ना, पाम ऑयल बनाएंगे। तो ताकि जो हम इसका जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसको हम 60% से 45% कर पाएँ बाई 2024-25, है ना, बाई इंक्रीजिंग द एडिबल ऑयल प्रोडक्शन इन द कंट्री फ्रॉम 10.5 मिलियन टन्स टू 18 मिलियन टन्स। तो अभी एट प्रेजेंट 10.5 मिलियन टन्स होता है, उसको हमको 18 मिलियन मेट्रिक टन तक करना है, मिलियन टन तक करना है, सॉरी, बाय अचीविंग अ ग्रोथ ऑफ 70%, ठीक है। अब इसमें हम फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे, है ना, उनको भाई लालच देंगे कि भाई तुम ये करो तो इतना मिलेगा, ये करो तो उतना मिलेगा। इम्फेसिस जो इसमें हम फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अभी क्या है, सिंस फोकस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे है तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चालू हो गया है। अब आप बोलोगे प्रोटेस्ट क्यों चालू हो गया भाई, ये तो अच्छी बात है ना, पाम ऑयल का हम डोमेस्टिक कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए चालू हुआ है क्योंकि जो पाम ऑयल होता है ना, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल क्रॉप, ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी होती है ना वो बहुत हार्म होती है। अब नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच है ना, दे डोंट वांट देयर बायोडाइवर्सिटी टू बी डिस्टर्ब। तो सिंपल सी बात है कि वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये जो पाम ऑयल है उसका हम ये स्कीम लगाएं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पाम ऑयल जो है दैट इज़ एन इन्वेजिव स्पीशीज़, ठीक है। तो इसीलिए इसका प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे कि भाई हमको नहीं करना है ना। उसके बाद इंडिया जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है, इंडिया इज द लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। पाम ऑयल अब हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल बाहर से, और उसमें से पाम ऑयल 55 मेजॉरिटी जो है वो पाम ऑयल ही रहता है, 55% जो है वो इन वेजिटेबल ऑयल में पाम ऑयल ही रहता है। और हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो मेनली कहाँ से करते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया से, है ना, यहीं से ही हम जो है इम्पोर्ट करते हैं। और यही जो दोनों ग्लोबल प्लेयर्स हैं ये 85% ऑफ द पाम ऑयल प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि यार इंडिया ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं कर सकते, हम इसलिए भी नहीं कर सकते कि देखो जो पाम ऑयल की आइडियल कंडीशंस होती है ना ग्रो करने के लिए, जहाँ पाम ऑयल ग्रो होता है वो इट इज़ अराउंड 8 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। अब इंडिया उस क्लाइमेटिक रेंज में आता ही नहीं है, वहाँ पे जो ये क्लाइमेटिक रेंज है यहाँ पे ये इंडोनेशिया मलेशिया आते हैं, तो यहाँ पे ये ग्रो होता है, हम यहाँ ज़बरदस्ती इसको ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी हम नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ यूज़ एक्सटेंसिवली, कहाँ कहाँ यूज़ होता है पाम ऑयल, इट इज़ यूज़ एक्सटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, प्लास्टिक्स में यूज़ होता है, क्या हो गया, प्लास्टिक्स में यूज़ होता है, बायोफ्यूल्स में यूज़ होता है ना। और इसके टॉप कंज्यूमर्स अगर हम देखें तो इंडिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन है ना। तो ये हमको याद रखना है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से क्विज कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ अबाउट रिगार्डिंग ई रूपी। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो ये सही है ना। इसमें हमने देखा था ना एसएमएस और वो देंगे, क्यूआर कोड टाइप का देंगे। इट इज़ डेवलप्ड बाय आरबीआई, तो ये गलत है, इट इज़ नॉट डेवलप्ड बाय आरबीआई, है ना, एनपीसीआई है इसमें, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम दक्ष। तो पीएम दक्ष क्या करता है, इट एम्स टू एम्पावर सोशली एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट। तो सही है ना। दक्ष में क्या था, दक्षता एवं कुशलता संपन्न हितग्रही, है ना, तो कुशलता को हम इम्प्रूव करेंगे। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो ये तो सही है एंड नहीं, इट इज़ नॉट, ये बैकवर्ड क्लासेस का नहीं था, है ना, हमने क्या देखा था, इट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना, इट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, 2 इज़ रॉन्ग। देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं क्या गलत तो नहीं है। पीएम दक्ष कहाँ गया, पीएम दक्ष, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना। तो इसी टाइप से देखो कन्फ्यूज़ हो जाओगे हो गए ना अभी कन्फ्यूज़, बैकवर्ड क्लासेस था क्या, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस आ गए ना। तो इसी टाइप से आपको याद रखना है भाई, है ना, ध्यान रखना रिलेट करते करते। तीसरा क्या है, संवाद। संवाद रिसेंटली मैंशनड इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, संवाद इज अ डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, नहीं, संवाद देखो कन्फ्यूज़ करने के लिए डायलॉग दे दिया, संवाद का मतलब डायलॉग होता है ना, 2+2 डायलॉग ये भी नहीं है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमने देखा था, मेंटल हेल्थ किसकी बढ़ानी है, चिल्ड्रंस की, है ना, चिल्ड्रंस की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। तो इट इज़, इसका आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेशनल एडिबल ऑयल मिशन, है ना, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा उसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्या है, इट एम्स टू इंसेंटिवाइज द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो ये तो सही है, मेन मकसद इसका यही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, यहाँ पे कॉमा है, मेजॉरिटी ऑफ इट बीइंग पाम ऑयल, येस 55% पाम ऑयल रहता है उसमें से, है ना, हमने देखा था। तो सी इसका आंसर हो गया, आंसर इज सी, ठीक है। So guys, thank you so much for listening to this lecture so patiently, and for more such courses you can log on to www.thelaymanway.com and you can also mail us at mail, तो याद है ना यार, मेल भूल तो नहीं गए, मेल इज़ queries@thelaymanway.com, ठीक है, ये पूरा thelaymanway.com, है ना। तो वहाँ पे आप मेल कर सकते हो अपनी सारी क्वेरीज़, है ना, एंड आप हमारा आप रिव्यू दे सकते हो हमको, एंड दे कह सकते हो, प्लीज़ दिया करो यार किसी को जो है बाकी बच्चों को भी, ताकि पता चले, एंड प्लीज़ एक्सप्लोर आवर यूट्यूब, राइट। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इफ़ यू हैवंट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।